सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टांत मीडिया के वीकली मैगजीन जवाब चाहिए में। आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हालांकि मौसम इन दिनों कड़ाके ठंड के दौर से गुजर रहा है, लेकिन हमारे साथ गर्मा गर्म सवाल है और इस चर्चा में, इस सवाल जवाब के सिलसिले में हमारे साथ होंगे दृष्टांत मीडिया के प्रधान संपादक और प्रमुख अनूप गुप्ता जी भी। सुलखान सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे के पूर्व डीजीपी, आईआईटी रुड़की से इंजीनियरिंग की डिग्री, एमटेक आईआईटी से और फिर यूपीएससी पास करने के बाद 1980 बैच के आईपीएस अधिकारी बनने का इनको जो हौसला रहा वो निश्चित तौर पर सराहनीय है। एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से, बांदा के जौहरपुर गांव से निकलकर एक शख्स डीजीपी तक का सफर तय करता है तो निश्चित तौर पर यह कहा जाएगा कि ये कोई ना कोई बड़ा हौसला ही रहा है। ईमानदारी लाजवाब और कुछ कर गुजरने की तमन्ना वो भी लाजवाब। रिटायरमेंट के बाद आपने राजनीति में भी कदम रखी और सोचा अपने गांव, प्रदेश बुंदेलखंड के विकास के लेकर कुछ सपना साकार किया जाए। इन्होंने बुंदेलखंड लोकतांत्रिक पार्टी का भी गठन किया। सुलखान सिंह साहब, दृष्टांत मीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जाहिर सी बात है सर, एक संघर्ष का दौर रहा होगा निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से निकल करके आईआईटी कंप्लीट करना, उसके बाद यूपीएससी का सफर तय करना और आखिरकार डीजीपी बनना। इस सफर के बारे में जनता को कुछ बताइए। देखिए, जिस समय हम लोग छोटे थे, पढ़ाई करते थे अपने गांव में, तो जैसे दर्जा 8 तक हमने अपनी पढ़ाई अपने गांव के ही जूनियर हाई स्कूल में किया है, सरकारी जूनियर हाई स्कूल में। तो यद्यपि वो समय था जबकि स्कूल में बिल्डिंग भी नहीं थी जी। जब जूनियर हाई स्कूल हमारे यहाँ खुला तो प्राइमरी की बिल्डिंग उनको दे दी गई और हम लोग जो है बाहर चबूतरे में, बजरंगबली के चबूतरे में बैठ के पढ़ाई करते थे। लेकिन उस जमाने में एक टीचर्स के अंदर ईमानदारी का माहौल था जी। वैसी जगह पर भी बैठ करके टीचर्स ईमानदारी से पढ़ाते थे और वो कोशिश करते थे कि बच्चे पढ़ें, जो पाठ्यक्रम है उसको ठीक से लोग पढ़ें। तो हम लोग तो उनका अनुसरण करते रहे अपने शिक्षकों का, और दर्जा 8 के बाद से हम लोग ने बांदा, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वहाँ इंटर तक पढ़ाई किया हमने। और वहाँ भी मैंने देखा कि टीचर्स के अंदर बड़ी एक सिंसियरिटी थी पढ़ाने के लिए, और शिक्षा का स्टैंडर्ड ऐसा था सरकारी स्कूलों में जी कि कभी हम लोगों को ये महसूस नहीं होता था कि हमारी पढ़ाई कुछ कम स्तर की है या हम कोई बेटर स्कूल में जा सकते थे। हमको लगता था कि जो हमने पढ़ा है ये हम किसी से भी इसमें कम्पीट कर सकते हैं। तो इसलिए हमें कभी कोई कमतरी का एहसास अपने उसमें नहीं हुआ। और इंटर के बाद जो है वो सीधे मेरा रुड़की यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुआ इंजीनियरिंग में, वहाँ से आईआईटी में गए, फिर रेलवे में मेरा क्लास 1 में सिलेक्शन हो गया इंजीनियरिंग में, जी। फिर आईपीएस में हो गया। कहीं पहले अटेम्प्ट में ही सब जगह ये हो गया। और उसका बेसिक श्रेय हमारी जो जूनियर हाई स्कूल की और इंटर की पढ़ाई जो थी उसका श्रेय मैं उसी को देता हूँ, क्योंकि गणित में और विज्ञान में ऐसा आधार उस समय शिक्षक बनाते थे जी। और मैं तो अक्सर शिक्षक दिवस पे उनको याद करता हूँ, लिखता हूँ इस बारे में कि किसी तरह की कहीं कोई कमजोरी हमको महसूस नहीं हुई। और जब हम लोग यूनिवर्सिटी में गए तो उसमें बड़े शहरों के लोग थे, अच्छे तथाकथित अच्छे स्कूल तो हमारे भी थे, जी जी। बड़े स्कूलों से लोग थे, लेकिन कोई हमको ऐसा नहीं लगता था कि हमसे कुछ ज्यादा है, कोई ऐसा कभी कोई लगा नहीं। सर, टेक्नोक्रेसी से ब्यूरोक्रेसी के लिए सफर तय करना कोई खास मंशा थी क्या? एक्चुअली हम लोग जब 3rd ईयर इंजीनियरिंग में थे तब तक तो कोई बहुत जानते भी नहीं थे, ना कोई रुचि थी ऐसी, इंजीनियरिंग पढ़ने में लगे हुए थे। लेकिन हमने देखा कि 78 में ये जावेद उस्मानी ने आईएएस में टॉप किया था,
तो इनकी तस्वीर हम लोगों ने कंपटीशन की पुस्तकों में देखी। जी। मैं याद है, मुझे कंपटीशन सक्सेस रिव्यू में तस्वीर छपी थी, तो हम लोगों को भी, जो हम लोगों का सर्कल था उसमें जगह कि भाई हम लोगों को भी सिविल सर्विसेज में कम्पीट करना चाहिए और हम लोगों को भी पब्लिक सर्विसेज में आना चाहिए, इंजीनियरिंग में। तो ठीक है जी। तो उसी साल हमने इंजीनियरिंग का एग्जाम दिया, उसमें रेलवे मिला हमें। और लेकिन जब IIT में थे तब हम लोगों ने फिर इसका सिविल सर्विस का एग्जाम दिया। सुल्तान सिंह साहब, 1947 में देश आजाद होता है और जब देश आजाद हुआ बंटवारे का टंस झेला था, पूरे देश के अंदर रक्तपात मचा हुआ था। जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं और वो लाल किले से नारा देते हैं, मैं इस देश को विकास के रास्ते पर लेके जाऊंगा। तरह तरह की पृष्ठभूमि बनाई जा रही थी विकास के लिए, उस उत्तर प्रदेश के लिए भी योजनाएं आ रही थी चारों तरफ से। आखिर इस विकास के रास्ते में बुंदेलखंड आज तक पीछे कैसे छूट गया? कभी आपको ये डंस कभी आपको करता है? जब हम गांव में थे तब तक तो हमें महसूस नहीं होता था, क्योंकि सारे लोग हमारे जैसे ही थे, तो लगता था कि ऐसे ही होती है दुनिया। लेकिन जब हम लोग यूनिवर्सिटी में गए और मुजफ्फरनगर, मेरठ, रुड़की, दिल्ली, इधर का माहौल देखा हमने, वहाँ का डेवलपमेंट देखा, वहाँ की कृषि देखी, व्यापार देखा, बाजार देखे, तो हमको लगा कि बुंदेलखंड तो बहुत पीछे है। और आज 50 साल लगभग हो गए, बुंदेलखंड और पीछे चला गया है। जिम्मेदार कौन है इसके लिए? जिम्मेदार 100% जिम्मेदार जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारें जिम्मेदार हैं इसके लिए। क्या दुर्भाग्य से समहाउ नेहरू जी किसी बात से नाराज हो गए थे बुंदेलखंड के राजा साहब चरखारी से, तो उनके अहम को ठेस लग गई थी, उनके कुछ अपने निजी कारणों से। तो उन्होंने, जबकि आज़ादी के बाद बुंदेलखंड राज्य बन गया था, ये बुंदेलखंड राज्य रहा है 56 तक। अच्छा। जी। 56 में जब उन्होंने राज्यों का पुनर्गठन किया तो बुंदेलखंड को, दिवंगत नेता हैं, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत ही गलत तरीके से उन्होंने 2 राज्यों के बीच में बांट दिया उसको। और ये दोनों राज्यों का एक सीमा का, हाशिए का क्षेत्र बन के रह गया है। न मध्य प्रदेश सरकार ध्यान देती है और न उत्तर प्रदेश सरकार ध्यान देती है। क्या बुंदेलखंड का विकास सिर्फ इस कारण से नहीं हुआ कि बुंदेलखंड राज्य को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया? ये मूल कारण है? ये कारण इसलिए, मूल ही एक ही कारण यही है, और ये इसलिए है कि दोनों सरकारें ध्यान नहीं दे रही हैं। या उत्तर प्रदेश की सरकार इसलिए उदासीन रहती है बुंदेलखंड के विकास को लेके कि वहां से बहुत बड़ा रेवेन्यू सरकार के खजाने में नहीं आता है? रेवेन्यू तो वहां से बहुत आ रहा है, मिनरल्स का, चाहे बालू हो चाहे पत्थर हो, मिनरल्स का तो एक, लेकिन जो बड़ी बड़ी खजाना आ रहा है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां आनी चाहिए थी, जो बड़े बड़े एम्पायर लगने चाहिए थे, वो तो नहीं लगे ना। वो तो देखिए, वो तो यूपी में नहीं लगेंगे। कारण यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब है, लेकिन जब आप, इसलिए यहाँ बिल्कुल नहीं लगेंगे। यहाँ शांति और व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। सर लेकिन मौजूदा सरकार तो दावा कर रही है यहाँ लगी सबसे बेहतर कानून व्यवस्था, लगे लगाए उद्योग यहाँ से उजड़ गए। आप नैनी इलाहाबाद का उदाहरण ले लीजिए, स्वर्गीय राजीव गांधी के हस्तक्षेप से, अमिताभ बच्चन जी के रुचि से वहाँ पे एक मैसिव इंडस्ट्रियल एरिया बनाया गया था, जिसमें इंटरनेशनल बड़ी बड़ी कंपनियां वहाँ लगी। आज वो ध्वस्त पड़ी हुई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो दावा करते हैं पिछली सरकारों का अगर कालखंड देख लिया जाए, और वो अपने कालखंड की तुलना जब करते हैं, कहते मैं कानून व्यवस्था के नाम पे 0 टॉलरेंस की मैं बनाई हुई हूँ। ये कहने स्वीकार नहीं है, कहने से थोड़ी हो जाता है। धरातल पे क्या हो रहा है जी, वो देखा जाएगा। क्या है धरातल की स्थिति? धरातल पे स्थिति ये है कि हर जगह नेता लोग उद्योगों, व्यापारियों का उत्पीड़न और उत्कोच कर रहे हैं। कोई भी आदमी बिना इन लोगों को पैसा दिए हुए काम नहीं कर सकता, इसीलिए कोई भी नया यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। आपने जो पार्टी बनाई है, इन मुद्दों को लेके उस पर आंदोलन क्यों नहीं छेड़ते हैं आप? कि भाई जो आप कह रहे हैं, आप राजा हैं, देश के सबसे बड़े राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं, दूसरा कालखंड है आपका, तो आप कथनी करनी में अंतर कैसे? देखिए, हम आंदोलन कर सकते हैं ना, तो इसमें आप राष्ट्रीय अध्यक्ष एक पार्टी, हम इसमें थोड़ा बहुत लिखते हैं, लेकिन ये मीडिया छापता नहीं है इन चीजों को, मीडिया उसको स्वीकार नहीं करता। मैंने एक दिन लिखा था कि एक मंत्री जी
सीजेएम के हाथ से फैसला छीन के भाग जाते हैं और एफआईआर दर्ज नहीं होती मंत्री जी के खिलाफ, बहुत बड़ी घटना, ये तो बहुत बड़ी घटना। और बाद में फिर दोबारा फैसला लिखते हैं सीजेएम, उनको सजा कर देते हैं मंत्री जी को, लेकिन मंत्री जी मंत्रिमंडल से नहीं हटाए जाते हैं। कुछ अपराधियों को मार करके, जो विरोधी हैं आपकी पार्टी के लोगों के, उनको मार करके आप ये नहीं कह सकते लॉ एंड ऑर्डर यहाँ का अच्छा है। आप इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि वो मंत्री क्यों अभी तक मंत्रिमंडल में मौजूद है। सुल्तान सिंह साहब, एक चीज मैं और नजदीक से एज ए खोजी पत्रकार देखता हूँ, मुख्यमंत्री जी ने जिस दिन से शपथ ली है वो एक बात ऐलानिया कहते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। मेरे पास ये पक्का खबर है, आज की खबर है, 40-40 लाख रुपए में उत्तर प्रदेश के सीएमओ के पद बेचे जा रहे हैं। ये कथनी करनी में अंतर नहीं है क्या? भ्रष्टाचार के मुद्दे पे तो पोजीशन बहुत ही खराब है, इसमें कोई शक नहीं है। कि कुछ दिन क्या मतलब 3-4 साल हो गए, एक जमीन थी जो बाई चांस मैंने ही पुलिस के लिए लिया था, ग्राम समाज की जमीन थी, जिला प्रशासन और सरकार की अनुमति से वो पुलिस को ट्रांसफर की गई, और उसको जो है 2018 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के एक सदस्य ने भ्रष्टाचारियों के साथ मिल करके फर्जी मालिक खड़े करके और एक माफिया के नाम पे कर दिया। ये दस्तावेज आपके पास हैं? ये सबके पास है। नहीं, आपके पास है? नहीं, मेरे पास तो इसमें कुछ नहीं है, ये तो सब पब्लिक रिकॉर्ड है, फैसला है उनका। कैसे दृष्टा मीडिया ग्रुप को ये दस्तावेज कैसे मिलेंगे? ये आपको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के दफ्तर से मिल जाएंगे, पुलिस के दफ्तर में मौजूद हैं। फिर इसको मामले को ऊपर ले जाया गया, तो कहा गया, तो रिवीजन दाखिल हुआ, काफी दिनों तक रिवीजन दबाए बैठे रहे दूसरे सदस्य जिनको मिला वो, बाद में शायद वो उनका आदेश खारिज हुआ। ये तो ग्राम समाज की जमीन थी, ये तो सैकड़ों साल तक किसी और के नाम नहीं हो सकती, न किसी को दी जा सकती है, लेकिन इतना मतलब दुस्साहसी फैसला करना, भ्रष्टाचार का और कार्रवाई कुछ नहीं हुई उसके खिलाफ, वो ऑनरेड भी रिटायर हो गए। तो ये एक उदाहरण है इसका। मैं अगर उदाहरण देना शुरू कर दूंगा ना तो पूरा टाइम निकल जाएगा इसी बात। यानी कुल मिलाकर ये माना जाए सुल्तान सिंह साहब की जो कुछ दिन दावा है सर, इलाहाबाद में छपा था कि एक एसडीएम ने तमाम जमीनें अपने लोगों के नाम कर दी, सरकारी जमीनें जो। अब जांच हो रही है, जांच होती रहेगी। खबर और आ रही है, एक सीनियर आईएएस है, उनकी पत्नी भी आईएएस नहीं है, उनका दामाद भी आईएएस है, और ससुर साहब ने दामाद के नाम से, दामाद ने ससुर के नाम से अनगिनत प्रॉपर्टी खरीद ली है। कर लेंगे, ये कल अमर उजाला की खबर, जब जांच नहीं होनी है, अमर उजाला में छपी है खबर। आप समझिए यूपी पावर कारपोरेशन में प्रोविडेंट फंड घोटाला हुआ था जी हाँ जी। उसमें तत्कालीन एमडी और चेयरमैन 2 अधिकारियों के खिलाफ जांच करने की अनुमति नहीं दिया सरकार ने, क्योंकि उसमें से एक अधिकारी चेयरमैन मुख्यमंत्री के बहुत करीब संभाल रहे नहीं, खाली यही कारण नहीं है, कोई जांच की अनुमति नहीं मिलती है। तो सर क्या माना जाए, ये जो पारदर्शिता का दावा किया जा रहा है बिल्कुल फेल है? ये तो सब लोग जानते हैं, सब देखते हैं। ये तो बुंदेलखंड की जहां तक चर्चा हो रही थी, क्योंकि आपका एक सपना भी है कि अलग पृथक बुंदेलखंड राज्य हो, वहां विकास की गंगा बहे। ये विडंबना कहा जाएगा कि भारत के सबसे बड़े बड़े पानी के डैम बुंदेलखंड में आते हैं, वहां के लोग प्यास से मरते हैं, पलायन को मजबूर हो जाते हैं। मैं गया था वहां दौरे पर, इंदिरा गांधी के जमाने में शुरू हुआ था पाठा परियोजना, आज भी उसकी केवल पानी की टंकियां हैं, घर तक नल नहीं पहुंच पाया है। करोड़ों अरबों रुपए का बजट हर सरकार देती है, लेकिन स्थानीय लूट की भेंट चढ़ जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि मैंने जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग की है। तो इसको लेकर के क्या सोच है आपकी बुंदेलखंड लोकतांत्रिक पार्टी की? बुंदेलखंड लोकतांत्रिक पार्टी का उद्देश्य यही है कि 7 जिले मध्य प्रदेश के और 7 जिले उत्तर प्रदेश के, इसको मिला करके बुंदेलखंड राज्य का गठन किया जाए जी। तो फिर हमारी प्राथमिकताएं एक जैसी होंगी जी, और हमारा बजट भी एक जगह लगेगा। अभी मैं लगातार, जब से मैंने ये काम शुरू किया है, मैं इस बात की आलोचना करता रहा कि ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के नाम पर 7-8 हजार करोड़ बर्बाद कर दिया गया। अगर यही पैसा पानी के संरक्षण में खर्च किया गया होता तो आज किसानों की आमदनी लगभग डबल हो गई होती। लेकिन कोई सरकारी काम पे जो नहीं और ये जो डिफेंस कॉरिडोर का जो यही नहीं, है, अभी आज मैं अखबार में पढ़ रहा था कि अब इसका एक लिंक एक्सप्रेसवे बनेगा जालौन से झांसी के लिए। जालौन से झांसी बढ़िया 4 लेन रोड है, लिंक एक्सप्रेस बनाने की क्या जरूरत है जी? उस पर तो हम लोग सफर भी किए। ये केवल भ्रष्टाचार का तरीका है। ठेका दीजिए,
तुरंत कमीशन मिले, उसके बाद जो होता रहे। सर ये जो डिफेंस कॉरिडोर को लेकर के तमाम दावे किए जा रहे हैं, बुंदेलखंड की तस्वीर बदल जाएगी या सोलर पावर प्लांट को लेकर के बहुत बड़ा हब बनाने की कोशिश हो रही है, इसका स्थानीय स्तर पर लोगों को कितना फायदा होता हुआ नजर आ रहा है? इसमें कोई इन्वेस्टमेंट या कोई इंडस्ट्री लगेगी नहीं, आप ये ध्यान रखिएगा इसको। अच्छा। बिल्कुल नहीं लगेगी। बना यहाँ पीस नहीं है। ये पीस एंड ऑर्डर बहुत जरूरी होता है उद्योग धंधे के लिए। व्यापार और उद्योग जो है अशांति के क्षेत्र में नहीं पनपता है। जहां दो दो मंत्री आपस में जाके गोली चलाएं, वही कानपुर की फिर बात है, गोली चलाते हैं, मीडिया जब पूछता है तो कहते हैं साहब हमको नहीं मालूम कौन गोली चला रहा है। जहां मंत्री जाकर के ठेकेदार काम रुकवा दें कि साहब आप घटिया काम कर रहे हैं, और बाद में पैसा लेके फिर चालू हो जाए वो काम, जो है कौन आदमी अपना करोड़ों रुपए फंसाएगा? एक गन्ना मिल में कोई मजदूर मर गया तो आप जनरल मैनेजर के उनके खिलाफ मुकदमा कायम करा दे रहे, FIR। कौन करेगा इसको? ये तो एक भ्रष्टाचार का जरिया बन गया है। पुलिस के लिए एक्सटॉर्शन का तरीका है, FIR कर दो मैनेजर के खिलाफ, पैसा देगा वो। और उसमें एनकाउंटर का ये जो नीति चल रहा है, ठोको नीति, अगर इंडस्ट्री लगेगी तो क्या लोग एक्सीडेंट नहीं होंगे? इंडस्ट्री कोई लगाए तो उससे सब लोग पैसा ऐंठते हैं। आप देख लीजिए, माननीय अखिलेश जी के टाइम पर चक गंजरिया फार्म की सैकड़ों एकड़ जमीन उद्योगों को दी गई थी। कुछ लोगों ने कंस्ट्रक्शन भी शुरू किया। उसके बाद उनका पूरा 5 साल निकल गया, 7.5-8 साल लगभग नई सरकार के हो गए। इन्वेस्टमेंट सबमिट हो रहे हैं, सैकड़ों करोड़ रुपए उसमें खर्च किया जा रहा है, लेकिन कोई उद्योग लगा हो तो बताइए हमको आप। सुल्तान सिंह साहब, जो इन्वेस्टमेंट समिति जो होती है, हर साल होती है, बड़े बड़े उद्योगपति घराने आते हैं, सरकारी खजाने से करोड़ों रुपया खर्च होता है, कहीं ये भ्रष्टाचार का जरिया तो नहीं बन गया? बिल्कुल भ्रष्टाचार का जरिया है ये। क्योंकि धरातल पे मीडिया में भी बातें उद्योग नहीं दिख रहे हैं, छपी थी कि खंभों में जो तार लपेट के लाइट लगाई गई थी, लाखों रुपए तो उस लाइट में खा गए लोग। पेंटिंग लगाने में, कहीं मूर्ति लगाने में, जो इस तरह के खेल हो रहे हैं सब, ये टेंट लगाने में, टैक्सी या टेंट ये करने में, तो सब यही खेल हो जाता है। सुल्तान सिंह साहब, कोई नहीं आ रहा है। सुल्तान सिंह साहब, एक वक्त था जब भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता खड़ी हो जाती थी। ये वर्तमान 15 साल 20 साल का जो मैं कालचक्र देख रहा हूं, यहाँ तो जनता बिल्कुल मौन धारण करके स्वीकार मान बैठी कि भैया यथास्थिति हमेशा रहेगी, कोई सरकार आ जाए, कोई कितने बड़े दावे करे, लेकिन इसमें कोई सुधार नहीं होगा। जनता तो देखिए मैं कहूँगा हताश है। जनता को लगता है कि इसमें कुछ सुधार नहीं होने वाला। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं सर, निश्चित तौर पर आप देखिए नोएडा में इंडस्ट्री लगी लगाई, वहां से हटी जा रही है, पलायन कर जाएंगे, क्योंकि वहां ऑर्डर नहीं है। वहां आपको गुंडा टैक्स देना होगा। आप कमाइए 25%, हमें प्रॉफिट का 25% हमें देके जाएगी। जो भी ठेकेदार वहां कंस्ट्रक्शन करता है, एक सरिया गैंग है वहां, जो एक विधायक के द्वारा संरक्षित है वहां पर। अब विधायक का नाम ना पूछिएगा हमसे जी। नहीं, अब तो आप पार्टी के अध्यक्ष की हैसियत से नाम ले सकते हैं। हम अभी कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा उसका सबूत मांगेंगे लोग। नहीं, दृष्टांत मीडिया पे आप खुल के बातें रख सकते हैं, सबूत मांगते हैं लोग, सवाल उठाते हैं। आपके वो सरिया निकला गया एक पुलिस एक शब्द जनता को दिखाया जाए। किसी भी इंस्पेक्टर वगैरह से पूछिए, आप बताएगा कि सरिया गैंग किस तरह से, सरिया 10 ट्रक आ रहा है तो 1 ट्रक ले जाएगा वो सरिया। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है सुल्तान सिंह साहब, एक भ्रष्ट IAS है, पीलीभीत में मेनका गांधी को 1 रुपए में जमीन देते हैं, उसकी CBI जांच होती है। CBI जांच यहाँ पे शासन में पेंडिंग पड़ी हुई है। वो IAS अधिकारी उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव बना दिए जाते हैं। क्या ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का फलिता नहीं लग रहा है? मुख्यमंत्री आगे बर्दाश्त कैसे कर ले रहे? इतना भ्रष्टाचारी मुख्य सचिव उनकी नाक के नीचे कैसे बैठा है? देखिए, मेरा इस समय तो कोई संपर्क नहीं है मुख्यमंत्री जी से, किसी से, तो मैं कैसे कहूँ कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन ये है कि भ्रष्टाचार के प्रति कोई कार्रवाई तो ऐसी दिख नहीं रही हमको। नहीं, जिसके खिलाफ CBI जांच है, आपके यहाँ पड़ी हुई है, पेंडिंग पड़ी हुई, सालों से पड़ी हुई है, वो आदमी आखिर कैसे मुख्य सचिव बन जाता है? बिना मुख्यमंत्री की मर्जी के नहीं बना होगा ना। CBI को मंजूरी नहीं मिलेगी, वही तो मैं केस चलाने की पड़ी हुई, मंजूरी के लिए पड़ी हुई है। कई अधिकारियों के खिलाफ, पुलिस अधिकारियों के खिलाफ पड़ी हुई है, तभी नहीं कार्रवाई हो रही। दृष्टांत यहां तक कि स्वयं संपादक की हैसियत से मेरे मुख्य सचिव के कमरे में जाके, जो 2002 तक BPL का धारक होता था, वो आखिर मुख्य सचिव के लिए काम कैसे कर रहा है? एक IAS अफसर का कमरा खाली करा के वो जिले के अधिकारियों की मीटिंग कैसे कर सकता है? वो वहां के स्थानीय अधिकारियों की मीटिंग कैसे कर सकता है? वो गोपनीय फाइलों का आदान प्रदान कैसे कर सकता है? नाम है संदीप माझी।
जब दृष्टांत खुलासा करता है तो दृष्टांत के संपादक को टॉर्चर किया जाता है। दृष्टांत के संपादक से पूछा आप हिडन कैमरा लेके वहां चले कैसे गए? एजेंसियां ये भी बात कह पा रही है कि भाई ये आदमी यहाँ कैसे बैठा है, ये क्या कर रहा है। नहीं, खैर जितनी सूचना आपके पास है मेरे पास तो नहीं है, मेरा तो कोई संपर्क ही नहीं है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को तत्काल हटाया जाना चाहिए था। मुझसे तो ऐसे व्यक्ति को तत्काल हटाया जाना चाहिए था। अब तो मुझसे बात करने में लोग कतराते हैं थोड़ा सा। हाँ, ये सत्य, चूंकि आप पराकाष्ठा की ईमानदारी पे पुलिस जैसे, हालांकि मेरे पास जैसे कोई जरिया नहीं अपनी बात कहने का। अच्छा सर, जाहिर सी बात है क्योंकि पुलिसिंग के आप ईमानदार ऑफिसर रहे हैं, एक ट्रेंड जो चढ़ा है यहाँ पर फर्जी एनकाउंटर का, या एनकाउंटर को लेकर के तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं कि कोई अगर चोरी में है, कोई अगर बलात्कार में है तो उसका एनकाउंटर कर दिया जा रहा है। मैं देख रहा था कि आपने नसीहत दी थी कि ऐसे एनकाउंटरों से पुलिस को बचना चाहिए। मैं फर्जी एनकाउंटर्स को तो बिल्कुल सही मानता ही नहीं हूँ, बिल्कुल गलत है ये। मैं गैर कानूनी गिरफ्तारियां, गैर कानूनी लोगों को पकड़ के बैठा लेना, कोई मुलजिम है, अभियुक्त है तो उसके परिवार वालों को उठा लाना, मैं इस सब अराजकता मानता हूँ। ये कानून का शासन नहीं है जी। मैंने इस पे लिखा भी है कि ये तो अंग्रेजों को भी आपने पीछे छोड़ दिया। जी, आपको मैं बता दूं आपके जरिए कि गवर्नर जनरल की यहाँ हत्या हो चुकी है। एक गवर्नर जनरल की 1912 में हाथी पे वो यात्रा में जा रहे थे, उनको बम फेंका गया था, उनका महावत मर गया, गवर्नर जनरल बच गए, लेकिन किसी को पकड़ के पीटा नहीं गया, किसी का एनकाउंटर नहीं किया गया, किसी के परिवार वालों को नहीं बंद किया गया। मुलजिम पकड़े गए, मुकदमा चला, फांसी हुई, जो भी होता कार्रवाई होती। जो कानून प्रक्रिया है। यहाँ मिदनापुर एक जिला है बंगाल में, वहां के 3 डीएम एक के बाद एक, जिसको बैक टू बैक आजकल कहा जाता है, मर्डर हुआ उनका। क्रांतिकारियों ने 31-32 में 2 साल के अंदर, करीब 9-10 महीने के अंदर धड़ाधड़ 3 को मार दिया, एक के बाद एक। किसी की हत्या एनकाउंटर में नहीं की गई, किसी के परिवार वालों को टॉर्चर नहीं किया गया, कोई फर्जी मुठभेड़ नहीं हुई। कोई हो तो बताए कोई आदमी को। आप तो उससे भी खराब जा रहे हैं, लोगों की जान ले लेंगे आप। ये चीज ठीक नहीं। अच्छा, जब आप पुलिस को मैं इसलिए टोकता हूं कि आपके 250 आदमी जेल में सड़ रहे हैं पुलिस के, क्यों गलत काम करते हैं आप ऐसा? कोई बचाने वाला नहीं होता जब पुलिस वाले फंसते हैं, और ये निकलते हैं 20 साल 22 साल बाद। तब तक जीवन खत्म हो चुका था। ओम प्रकाश गुप्ता एक विधायक थे, माफिया विधायक थे, उनके गिरोह का एक आदमी का एनकाउंटर हुआ था 84-85 में। 2009 में जाके उसमें जो है 14 लोगों को सजा हो गई, उम्र कैद। कई तो उसमें बरेली जेल में मर गए। मैं उस समय आईजी जेल था, मैं गया, देखा मैंने उन लोगों को जी। कई लोग रिटायर हो गए, कई लोग बूढ़े हो गए, कोई पूछने वाला नहीं उनको। पीलीभीत में भयंकर एनकाउंटर हुआ था 91 में, उसमें 45 आदमी को सजा हो गई, 45 लोगों को उम्र कैद की सजा हो गई जी। किसी ने, सरकार ने, उनकी सजा सरकार नहीं माफ करेगी, माफियाओं की सजा सरकार माफ कर देती है। अमरमणि त्रिपाठी की सजा माफ हो सकती है जी, उदयभान करोड़िया की सजा माफ हो सकती है, लेकिन वो निर्दोष पुलिस वाले जिन्होंने खूंखार आतंकवादियों को एनकाउंटर में मारा था, उनकी सजा नहीं सरकार माफ करेगी। तो मैं ये कहता हूं कि ये गलत बात, क्यों गलत काम कर रहे हैं? ये आपके अपने हित में है कि आप ऐसा ना करें, मानवता के हित में तो है ही कि ऐसा काम ना हो, लेकिन आपके भी हित में है। तो क्या माना जाए ये पुलिसिंग जो अभी है दबाव में काम कर रही है? मैंने ये भी बात कही कि पुलिस इतने दबाव में है कि निष्पक्ष नहीं काम कर पा रही पुलिस। पुलिस देखती है कि पार्टी क्या कर रही है। इस सरकार के ऊपर बड़ा सवाल उठा रहा है आपका ये स्टेटमेंट, इस सरकार के ऊपर बड़ा सवाल। हर जिले में मेरे पास जो है हर हफ्ते 2-4 लोगों की शिकायत आती है, साहब पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। क्यों कार्रवाई नहीं कर रही? साहब वो विधायक जो है उसको उधर से वो कह रहे हैं उल्टा सीधा। अब मैं एसपी से कहता रहूं, वो सुनते नहीं, फिर नहीं सुन सकते। अगर लोकल विधायक खिलाफ है तो नहीं सुनेंगे। अच्छा, एक चीज और नजदीक से देख रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो वर्क बेसिकली, जो हम एक्सपर्ट हुए हैं इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म के रूप में जाने जाते हैं, और नजदीक से देख रहे हैं मंत्री 15 से 25% तक कमीशन ले रहे हैं। क्या इसकी जानकारी मुख्यमंत्री तक नहीं होती होगी? फीडबैक कोई बहुत अच्छा फीडबैक तंत्र मुझे दिखाई नहीं पड़ता है, तो हो सकता है जानकारी ना हो। कोई तो मात्र ऐसा नहीं है, इतनी एजेंसियां हैं। अब ये तो देखिए, मुख्यमंत्री की अपनी इंटेलिजेंस होती है। तो देखिए, मंत्री मुख्यमंत्री को अपनी एजेंसी लगना चाहिए, एजेंसी से ज्यादा इन लोगों को पब्लिक से मिलना चाहिए। सूचना पब्लिक से मिलती है हमेशा जी। मैं एज ए पुलिस अफसर जो है पब्लिक से रोज मिलता था, खूब मिलता था। पब्लिक से ही पता लग जाता है कौन सा थाना कैसा चल रहा है, कौन सा जिला कैसा चल रहा है। अगर मुख्यमंत्री और मंत्री मिलने लगे तुरंत पता लग जाएगा।
अखिलेश की सरकार जब थी एक बहुत बड़ा आरोप लगता था थाने बिकते हैं। क्या वर्तमान 7.5 साल की सरकार में क्या इस तरीके की जो आरोप लगने इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही क्या? मैं कंपेरिजन अगर कर दूं तो उनके वक्त से इस समय हालत ज्यादा खराब है। ये बहुत बड़ी बात कोई है। बहुत बड़ी बात है, कोई बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। कोई इसमें सुधार नहीं है और अब तो कोई पूछने वाला नहीं है। पूछने वाला भी नहीं। अखिलेश के हाथ सवाल जवाब तब भी हो जाता था, अलग हो जाते थे। और दूसरा चीजें हो जाती थी। अधिकारी लोग जो है बात करते थे, फोन करिए। आजकल तो ज्यादातर डीएम एसपी बात नहीं करते हैं, फोन करते रहिए, मैसेज कर दीजिए कि मैं फला फला बोल रहा हूँ, मुझे बात करनी है, नहीं बात करते हैं। ये बात तो सही है सुल्तान साहब, क्योंकि कई विधायकों और जनप्रतिनिधियों और नेताओं से हमारी बातचीत होती है। सब कहते हैं कि मनमाने तरीके से प्रशासन चल रहा है, कि अपनी बात तो छोड़ दो, जनता की समस्या लेके जाते हैं तो भी कोई सुनवाई नहीं होती है। कौन सुनेगा? सुल्तान जी साहब, एक प्रश्न और दिमाग में बार बार रहता है। जब आप उत्तर प्रदेश सरकार के डीजीपी बनते हैं और रिटायरमेंट होते तक आपने कितने खूंखार अपराधियों का आपके कालखंड में इनकाउंटर हुए हैं? फिगर तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर मैं बता देता हूँ 895 है। 8 सवा 8 महीना था मैं डीजीपी जी। तो इसमें कम से कम नहीं तो 15-20 मुठभेड़ में मारे गए होंगे और पकड़े उकड़े भी कुछ लोग गए होंगे। और लेकिन जो सवाल उठते हैं वो आपके, जब आपका जो कालखंड था डीजीपी, मेरे टाइम में एक मामले में सवाल उठा था मेरठ के एक एनकाउंटर में जी, और इसके अलावा कहीं किसी एनकाउंटर में कभी सवाल नहीं। ज्यादातर खूंखार मारे गए थे, इनामी ही मारे गए थे, जहां तक मुझको याद आता है। हाँ। एसपी डीआईजी आईजी के टेन्योर में भी कभी भी किसी एनकाउंटर पे कभी कोई जांच या कभी कोई सवाल कभी नहीं उठे। एक व्यक्तिगत सवाल, जब आप 5th 6th 7th 8th में गांव में पढ़ रहे थे, गांव में गरीबी घंघोर थे, कोई साधन नहीं थे, किसी तरह आय का स्रोत नहीं था, आईपीएस बनने का इतना बड़ा सपना किस उम्र में, किस क्लास में आपने देख लिया? आईपीएस का तो अनूप जी, क्या ये आपकी हम लोग जिद थी, अपने सपने पूरे करने की जिद थी? जिस साल संसाधनों के अभाव के बावजूद उत्तर प्रदेश को सुल्तान सिंह जैसा एक डेड ऑनेस्ट डीजीपी मिलता है, उस उम्र पे क्या ये संसाधनों के अभाव के बावजूद आपकी जिद थी? देखिए, उस समय हम ये सब कुछ जानते भी नहीं थे, बता दें आपको, बिल्कुल नहीं जानते थे। और जब बाना में हम पढ़ते थे इंटर तक जो है, तब भी हम लोग कहीं ना सोचते थे, ना कभी मालूम था कि कैसे होता है, या हम लोग भी आईएएस आईपीएस में जा सकते हैं, एसपी डीएम बन सकते हैं। सपना तो देखते होंगे ना? नहीं, कुछ जानकारी नहीं थी, कोई बात ही नहीं थी। आप ये समझिए कि हमको तो ये भी जानकारी नहीं थी कि इंजीनियरिंग का एडमिशन कैसे होता है। जी। बहुत पिछड़ा इलाका है वो। आप समझिए कि हमको तो एक हमारे मित्र हैं, वो पुराना एक प्रोस्पेक्टस रुड़की यूनिवर्सिटी का उठा के ले आए थे, जिसके देख के हमको पता लगा कि हमको अप्लाई करना चाहिए था इसमें। अदरवाइज हमको स्कूल में, अपने कॉलेज में, इंटर कॉलेज में ये तक नहीं किसी ने बताया, जानकारी थी एक और मैं कि हमको जाने से निकलने चाहिए। अनूप जी, चर्चा करेंगे तो बात बहुत आगे तक जाएगी, लेकिन समय की बाध्यता होती है किसी के साथ। जल्दी संक्षेप में। सुनने में आया है बहुत कम उम्र में आपकी शादी हो गई। शादी तो मैं जिस साल इंटर का एग्जाम दिया था 74 में, उसी साल हमारी शादी हुई थी और उसी साल से मैं इंजीनियरिंग में चला गया था। तो क्या ये भाभी जी के भाग्य का प्रवेश था? मुझे तो लगता है कि शादी के बाद तो पत्नी का भाग्य भी जुड़ जाता है। तो निरंतर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले। चलिए अनूप जी, वक्त यहीं तक हमें इजाजत देता है, क्योंकि वक्त का तगाजा होता है और जाहिर सी बात है सुल्तान सिंह साहब से बहुत सारी बातें अभी और करनी थी। अगले एपिसोड में हम कोशिश करेंगे कि इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन फिलहाल जवाब चाहिए में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने करीबियों को भी भेजिएगा, क्योंकि सुल्तान सिंह साहब ने कई ऐसे सवालों का सटीक जवाब दिया है जो जनता निश्चित तौर पर सुनना और देखना चाहेगी। नमस्कार।